नमस्कार। सिनेमा संवाद में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमिताभ। सत्य हिंदी पर सिनेमा से जुड़ी अपनी साप्ताहिक पेशकश में हम हर हफ्ते बात करते हैं सिनेमा से जुड़े तमाम पहलुओं के बारे में, क्योंकि हमारा मानना है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन की चीज नहीं है। सिनेमा समाज से संवाद का सबसे सीधा और सबसे सशक्त माध्यम है और समाज की सोच को गहराई तक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए सिनेमा पर लगातार गंभीरता से बात होना बहुत जरूरी है। इस कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एक नए उभरते हुए ट्रेंड के बारे में, जो दरअसल समाज, सियासत और सिनेमा तीनों से जुड़ा हुआ है। ये ट्रेंड है एक खास तरह की फ़िल्मों के उभार का, एक खास तरह की सिनेमा के उभार का, जो मौजूदा सियासी माहौल से जुड़ा हुआ कह सकते हैं, या उसमें कुछ न कुछ उबाल लाने के लिए जो तरकीबें इस्तेमाल की जा सकती हैं, उनसे जुड़ा हुआ कह सकते हैं। कुल मिलाकर के ऐसी फ़िल्में बनाना जिससे समाज में कहीं न कहीं कोई एक विवादास्पद चर्चाओं का दौर गर्म हो और उसके चलते लोगों की राय बटे और फिर उसका ध्रुवीकरण हो और उस ध्रुवीकरण का कहीं न कहीं कोई सियासी चुनावी फ़ायदा लिया जा सके, कुछ ऐसा लगता है। तो क्या ये जो चीज़ें हो रही हैं, क्या ये सिनेमा सियासत की तरह समाज को बाँटने की मुहिम में लगा हुआ है? या ये काम जो सिनेमा कर रहा है, वो किसी सियासी फ़ायदे के लिए कर रहा है? या किसी तरह की सियासत का एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि अगर हम देखें तो अभी हाल में ही एक फ़िल्म आई थी आदिपुरुष, जिसके संवादों और जिसमें चरित्रों के चित्रण को लेकर के, प्रस्तुतिकरण को लेकर के बहुत विवाद हुआ और उसके बाद संवादों में बदलाव करने की ज़रूरत पड़ी और बदलाव किया गया, लेकिन फ़िल्म को वैसी सफलता नहीं मिली जैसी कि अपेक्षा की जा रही थी। अभी वो विवाद ठंडा भी नहीं पड़ा है कि 72 हुरे नाम की एक फ़िल्म जो है चर्चा में आ गई है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस फ़िल्म का संबंध मुस्लिम समुदाय से है और इसके ट्रेलर में जो चीज़ें दिखाई गई हैं, उसमें कहा गया है कि ये सत्य घटनाओं से प्रेरित है। दिलचस्प बात ये है कि इस फ़िल्म के ट्रेलर को सेंसर बोर्ड ने अनुमति नहीं दी, तो फ़िल्म के निर्माताओं ने नाराज़ होकर के इस फ़िल्म के ट्रेलर को यूट्यूब पर रिलीज़ कर दिया। इसी तरह की कुछ और फ़िल्में पाइपलाइन में हैं, जैसे गुजरात की गोधरा कांड पर फ़िल्म बन रही है। जैसे हम देख सकते हैं कि विनायक दामोदर सावरकर की बायोपिक आ रही है, अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक आ रही है। इमरजेंसी जो कि इंदिरा गांधी ने लगाई थी, उस पर एक फ़िल्म बन रही है। तमाम ऐसी फ़िल्में जो कि कहीं न कहीं मौजूदा सियासी माहौल से जुड़ती हैं, वो उनका एक तरह से उभार देखा जा रहा है। तो क्या ये उभार कहीं इस किसी एक ख़ास मकसद से तो नहीं हो रहा है? इसलिए आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या समाज को बाँट रहा है सिनेमा? क्या ऐसा सिनेमा जो है वो बनाया जा रहा है जानबूझ करके? तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए, इन्हीं सवालों के इर्द-गिर्द बात करने के लिए आज हमारे साथ कुछ बहुत विशिष्ट मेहमान मौजूद हैं, जिन्होंने कि सिनेमा को समझने, समझाने, उसे बनाने और उसके अध्ययन-अध्यापन में अपना जीवन खपाया है। मेरे साथ मौजूद हैं जाने-माने वरिष्ठ फ़िल्म विश्लेषक प्रोफ़ेसर जबरी उमर फारूक, जो कि पिछले 4 दशक से सिनेमा के बारे में लगातार लिख पढ़ रहे हैं और अपनी तमाम किताबों के ज़रिए उन्होंने लोगों को सिनेमा के विश्लेषण के तमाम तरीकों से तमाम तरह का सिनेमा समझाने की कोशिश की है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, टिप्पणीकार हैं, सिनेमा पर काफ़ी समझ रखते हैं, काफ़ी लिखते-पढ़ते रहते हैं। मेरे साथ हैं सौम्या बैजल जी, जो कि रंगकर्मी हैं, संस्कृति कर्मी हैं और टिप्पणीकार हैं, सिनेमा पर काफ़ी लिखती-पढ़ती रहती हैं। प्रकाश प्रकाश जी के साथ-साथ अजय ब्रह्मात्मा जी भी हैं हमारे साथ, फ़िल्म क्रिटिक हैं, बहुत समय से लगातार सिनेमा पर समीक्षाएँ कर रहे हैं और कई किताबें लिख चुके हैं। धनंजय कुमार जी हैं, जो कि फ़िल्म लेखन की विधा से जुड़े हुए हैं और फ़िल्म लेखकों की संस्था स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। प्रकाश जी, मैं आपसे बात शुरू करना चाहता हूँ आज। जो हमने प्रस्तावना दी और जो उसमें सवाल हमने उठाए कि क्या सिनेमा किसी ख़ास तरह का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है सिनेमा के ज़रिए? तो क्या आपकी इस बारे में ये जो हमने अभी बातें कही, इसके बारे में आपकी क्या राय है और आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अमिताभ जी, आपने जो बात कही इसी से जुड़ी हुई बात है। केरला स्टोरी के सुदीप्तो सेन इंदौर में है 2 दिन से और कल उन्होंने इंदौर के डेली कॉलेज में हेडगेवार स्मारक समिति में एक भाषण दिया। हेडगेवार स्मारक समिति संघ से जुड़ा हुआ मंच है और 1966 से सक्रिय है। उसमें वो ये समिति हर साल एक आयोजन करती है और इस आयोजन में इस बार 2 लोगों के भाषण हैं। कल जो भाषण था सुदीप्तो सेन का था और आज आरएसएस से जुड़े होसबोले का है, जो आरएसएस में नंबर 2 है। यानी आप समझ सकते हैं कि हेडगेवार समिति ने
होसबोले के समकक्ष सुदीप्तो सेन को रखा है, क्योंकि दोनों का ही लक्ष्य लगभग एक जैसा है, दोनों अपने अपने तरीके से एक ही विधा में काम कर रहे हैं। सुदीप्तो सेन ने बड़े उत्साह से कहा कि इस फिल्म में 300 करोड़ रुपए की कमाई की है, और फिल्म आने के बाद मेरे पास 10 फिल्मों के डायरेक्शन के प्रस्ताव आए, लेकिन मैंने एक भी स्वीकार नहीं किया, एक भी प्रस्ताव मैंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मेरे पास जो एनर्जी आ गई है इस फिल्म की। ब्रैकेट में उन्होंने कहा, इसका आशय कि इस फिल्म से मुझे इतनी कमाई हो गई है कि अब मैं 10 फिल्में अपने नैरेटिव की सेट कर सकता हूं, और मैं अब अपने नैरेटिव की फिल्में बनाऊंगा। अब राज कपूर वाला नैरेटिव नहीं चलेगा, वो नैरेटिव जो ये कहता था कि सिनेमा का मतलब है लोगों को सपने दिखाना, सपने बेचना। लोग अब यथार्थ में आ गए हैं, ये सुदीप्तो सेन ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं। एक और बात उन्होंने कही कि मेरी फिल्म कोई एजेंडा फिल्म नहीं है। उन्होंने इस बात को एकदम अस्वीकार किया कि मेरी फिल्म कोई एजेंडा फिल्म है। उन्होंने कहा कि मेरी फिल्म भी कला फिल्म, मैं पहले ये फिल्म बनाता था उसे कला फिल्म कहा जाता था, लेकिन ये कोई एजेंडा फिल्म नहीं। उन्होंने इस बात का खंडन किया। तो उनसे मैंने पूछा कि ये बताइए, अब आप 10 एजेंडे में कौन कौन से एजेंडे हैं, ताकि जनता जागरूक हो जाए, पता चले कि किस किस एजेंडे की फिल्म आने वाली है, 10 आपके एजेंडा में क्या है। तो उन्होंने कहा कि एक तो मेरी फिल्म आ रही है बस्तर, जो हमारा एजेंडा है। एक हम बोले पंजाब के विभाजन की बहुत बात होती है, तो अब बंगाल के विभाजन की बात नहीं होती, बंगाल के विभाजन की बात कर लीजिए। संविधान को लेकर जो आंदोलन चलाए जा रहे हैं, जो उपक्रम चलाए जा रहे हैं, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। इस तरह उन्होंने एक एक करके 10 बातें बताई कि मैं ये 10 फिल्में बनाने वाला हूं, और लोग इन फिल्मों के लिए पैसे देने वाले तैयार हैं। उन्होंने आज अपनी बातचीत में, उनसे जो व्यक्तिगत बातचीत हुई थी, उसमें उन्होंने स्वीकार किया कि 2015 में वे एक संदर्भ में नागपुर गए, वहां वे संघ के मुख्यालय गए, और संघ के मुख्यालय में उनकी मुलाकात एक वरिष्ठ पदाधिकारी से हुई। उन्होंने नाम भी लिया, और उन्होंने कहा कि ये नागपुर का संघ मुख्यालय जो है वो तीर्थ है। ये उनके शब्द हैं कि नागपुर का संघ मुख्यालय तीर्थ है। और जो नैरेटिव की बात करते हैं, तो भाई इफ्ता का भी तो नैरेटिव है, छोटे छोटे यूट्यूब चैनल का भी नैरेटिव होता है। आप देख लीजिए यूट्यूब पर जाकर, हर एक का अपना एजेंडा है। तो हर कोई अपने एजेंडा के मुताबिक काम कर रहा है, तो हमें भी अपने एजेंडा के मुताबिक काम करने का अधिकार है, ये उनका कहना था। दूसरी बात ये कि जो संघ का कार्यक्रम हुआ, ये बड़ा भीड़ भरा कार्यक्रम था। संघ के 200 कार्यकर्ता करीब 1.5 महीने से इस कार्यक्रम की सफलता के लिए तैयारी कर रहे थे, और कार्यक्रम स्थल जो इंदौर के डेली कॉलेज का धीरू भाई अंबानी सभागृह है, खचाखच भरा हुआ था। और लोगों ने जिस तरह सुदीप्तो सेन को लिया, जाहिर वो अधिकांश लोग उसमें से आरएसएस के ही कार्यकर्ता थे, और संघ का मंच था। तो संघ के मंच से उन्होंने खुलेआम ऐलान किया कि मैं अब अपना नैरेटिव सेट कर रहा हूं, और अब मेरी फिल्में आएगी, मेरे नैरेटिव, यानी हमारे संघ के नैरेटिव, उन्होंने कहा इस नैरेटिव पे फिल्में आएगी। और ये फिल्में केरला स्टोरी जो है, उन्होंने कहा कि किस तरह फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने उनकी फिल्म को रोका। इस फिल्म के बारे में उन्होंने कहा कि एक एक डायलॉग हमारे पास के पीछे हमारे पास वो है, सबूत है, कोई भी चीज मनगढ़ंत नहीं। इस बात का दावा उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से किया। जाहिर है कि वो अभी एक बात और उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि इस फिल्म के बारे में, या आरएसएस कभी, ये उनका कहना है कि आरएसएस कभी भी फिल्मों को प्रोत्साहित नहीं करता। अगर ऐसा होता तो आदि पुरुष इस देश में सुपर डुपर हिट होती, लेकिन वो फिल्म अच्छा नहीं कर रही, इसका मतलब आरएसएस कोई एजेंडा सेट नहीं करता। इस तरह उन्होंने आरएसएस का बचाव भी किया। आरएसएस के पदाधिकारी इस आयोजन में थे, और ये सारी चीजें यूट्यूब पर मैंने डाल दी कि देखिए क्या क्या कहा जा रहा है। देखने वाले देख सकते हैं कि किस तरह आरएसएस एजेंडा सेट कर रहा है। देखिए, सबका अपना एजेंडा है। लोकतंत्र की खूबी यही है, हम लोकतंत्र में तो खूबी यही कि हर तरह के फूल यहाँ खिल रहे हैं, और हर एक को अधिकार है खिलने का, लेकिन एक ही तरीके के फूल खिलते रहें। ये कहा जाए कि पूरे तालाब में अगर कमल है तो पूरे देश में कमल के फूल ही रहेंगे, तो ये बात तो ठीक नहीं है। गुलाब भी है, चमेली भी है, केवड़ा भी है, तरह तरह के फूल इस देश में हमारे इंडिजियस फूल हैं। उन फूलों को भी फलने फूलने का मौका देना चाहिए। लेकिन उन्होंने बड़ी चतुराई से ये कहा कि ये फिल्म कोई एजेंडा फिल्म नहीं है। बार बार उन्होंने इस बात को कहा कि हमारा कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन
फिर वे ये कहते कि अब हमारे एजेंडे से फिल्में चलेगी। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि फिल्में जो है लगातार आजादी के बाद जितनी फिल्में बनी वे वामपंथियों के एजेंडे पे चलती रही, और इप्टा से लेकर तमाम रंगकर्मी लोग हैं वो अपना एजेंडा चलाते रहे। लेकिन जो देश का एजेंडा है, इंडिया फर्स्ट, यहाँ फिर उन्होंने इंडिया फर्स्ट जो एक संघ का प्रमुख नारा है उसका जिक्र किया और कहा कि इंडिया फर्स्ट की बड़ी उपेक्षा हो रही है। तो ये बड़ा ही विवादास्पद कार्यक्रम उनका रहा, और आज दिन भर वे लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं और उनका कहना है कि मैं और फिल्में बनाऊंगा, इसी तरह की फिल्में बनाऊंगा, कश्मीर के मुद्दे पर बनाऊंगा, बंगाल के विभाजन पर बनाऊंगा। तो बहुत सारी बातें उन्होंने कही। अमिताभ जी। जी, बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, और इससे कम से कम जो हम सवाल उठा रहे हैं उसका संदर्भ और स्पष्ट होता है, और उसकी सामायिकता भी स्पष्ट होती है कि क्यों इस तरह की बातें करना जरूरी है। अजय जी, मैं आपके पास आता हूँ। ये जो बात अभी प्रकाश जी ने बताई और सुदीप्तो सेन के हवाले से बताई, क्योंकि सुदीप्तो सेन वो निर्देशक हैं जिनकी फिल्म द केरला स्टोरी ने काफी विवाद खड़ा किया, और विवाद के साथ साथ लेकिन उस फिल्म ने बहुत अच्छी कमाई की। तो ये जो कश्मीर फाइल्स के बाद एक ऐसी फिल्म आई जिसने कि अपने विवादास्पद कंटेंट की वजह से समाज में कहीं ना कहीं एक विभाजन जो है उसको और पुष्ट करने का प्रयास किया, और जो एक यानी चर्चाओं का बाजार गर्म होता है उसको गर्म किया, साथ साथ जो है उस विवाद की वजह से बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई भी की। और प्रकाश जी ने कुछ जो बात उनके हवाले से बताई कि एक तो उन्होंने कहा कि साहब राज कपूर का एजेंडा अब नहीं चलेगा। यानी जो राज कपूर का एजेंडा था वो क्या था कि जिस देश में गंगा बहती, फिल्म के जरिए उन्होंने कहा था कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो वो जो एक या जो प्यार मोहब्बत वाला एजेंडा था जिसमें कि आदमी गरीब है लेकिन वो प्यार मोहब्बत से रहता है, मिलजुल करके रहने की कोशिश करता है, वो शायद वो एजेंडा अब नहीं चलाएंगे। उनका कहना था कि साहब इफ्ता वाला जो बात है वो नहीं चलेगी, वगैरह वगैरह, जो प्रकाश जी ने हमें जानकारी दी। तो ये जो चीज है ये कहाँ ले जा रहा है सिनेमा को, जो सिनेमा का हम अभी तक जो एक रोल देखते आए हैं समाज में, एक सकारात्मक जीवन मूल्यों को प्रतिस्थापित करने का सिनेमा का रोल रहता था। चाहे वो कितनी भी हिंसक फिल्म क्यों ना हो, अंततः विलेन मारा जाता है और उसके जरिए हम देखते हैं कि जो नायक है जो कि कहीं ना कहीं सत्य का या कहना चाहिए संघर्ष का प्रतीक है, वो जीतता है। तो वो जो चीज थी, क्या अब उसको हटा करके कुछ ऐसे नायक खलनायक नायक खलनायक स्थापित किए जा रहे हैं जो कि जो राजनीतिक विचारधाराएं हैं समाज में जो टकरा रही हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ते हो? आप क्या कहना चाहेंगे अजय जी? प्रकाश जी का वीडियो कल मैंने देख लिया था, और वो बहुत ही समय पर और बहुत सटीक तरीके से अपनी बातें जो सुदीप्तो सेन कहना चाह रहे हैं वो बहुत ही स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं। उसमें दो राय नहीं हो सकती है। जो इधर फिल्में बन रही हैं या बन चुकी हैं उनसे भी जाहिर है कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो मुख्य फोर्स है अभी देश का, एक तरीके से कह लें, वे लोग अब समझ गए हैं कि सिनेमा एक बहुत ताकतवर मीडियम है और इसका अपने पक्ष में इस्तेमाल करना है। मैं यह नहीं कहूंगा कि वे समाज को बांटने के लिए फिल्में मतलब इसी उद्देश्य से बना रहे हैं। बेसिकली वे अपना पक्ष जुटा रहे हैं और अपना पक्ष बढ़ाने, अपने पक्ष को मजबूत करने के चक्कर में है, और इस मजबूती के लिए उनको सांप्रदायिक स्टैंड लेना पड़ता है जहां वे अपनी बातें कहते हैं और देश को विभाजित करने की कोशिश से धर्म को लेके, सांप्रदायिक घृणा को लेकर के करना चाहते हैं। और सांप्रदायिक घृणा ही सबसे बड़ी उनकी शक्ति है, उनका हथियार है, जिसको वे बड़े आसान तरीके से अपने मतदाताओं के बीच ले जा रहे हैं। ये मतदाता जिन्होंने वोट दे करके उनको सत्ता में बिठाया है वही उनके दर्शक हैं। इसलिए ऐसा कुछ मैं नहीं मानता कि अचानक से हो रहा है। इसकी मुहिम पिछले 8-9 साल से चल रही थी, बल्कि मैंने तो एक लेख ही लिखा था जिसमें लालकृष्ण आडवाणी से जोड़ते हुए दिखाया था कि कैसे वहां से इसकी शुरुआत होती है। अब रही बात कि जो फिल्में बन रही हैं, जैसे फिल्में बन रही हैं, या जो ठीक ठाक सेकुलर दिमाग के लोग हैं वे क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं, वे क्यों नहीं फिल्में बना पा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि फिल्में तो वे बना ही रहे हैं, भले ही उनकी फिल्में छोटी हो रही हैं, उस ढंग से बड़े स्केल पे नहीं आ पा रही हैं। अब जैसे कल ओटीटी पर अफवाह आई है, अगर आप लोगों ने देखी हो नहीं देखी हो तो देखें, वो फिल्म कितनी जरूरी बात करती है, लेकिन उसके दर्शक नहीं मिले क्योंकि उसके प्रचारक नहीं मिले उस तरीके से।
ऐसे ही और भी कुछ काम हो रहे हैं और लगातार होते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो सेकुलर खेमा है या जो वस्तुनिष्ठ खेमा है वो चुपचाप बैठ जाएगा, वह भी अपना काम करेगा, लेकिन फिलहाल उसके दर्शक नहीं है, यह भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। सावरकर का नाम लिया आपने, उसके अलावा अभी 72 हूरे फ़िल्म आ रही है, उसका नाम लिया आपने, और भी बातें हैं। मेरा मानना है कि 72 हूरे एक कह लें कि लिटमस टेस्ट है। अगर यह फ़िल्म चलती है अगर यह फ़िल्म चलती है तो मेरा मानना है कि सांप्रदायिक घृणा और मुसलमानों को टारगेट करने का उन्होंने जो लक्ष्य बनाया है, वह पूरा होता दिख रहा है, अगर 72 हूरे चलती है तो। क्योंकि संजय पूरन सिंह चौहान को मैं जानता हूँ, वे और इस फ़िल्म की शूटिंग के दरमियान में था एक बार। जैसा कि मुझे लगा था कि इस फ़िल्म में इस तरह की बातें हो सकती हैं, लेकिन तब भी संजय का कहना था कि नहीं, मेरा लक्ष्य मुसलमानों पर नहीं है, मेरा लक्ष्य है कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि कैसे उनको भ्रमित करके, आतंकवादियों को भ्रमित करके 72 हूरों का सपना दिखा करके ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। और इसमें 2 आतंकवादियों की कहानी है जो पकड़े जा चुके हैं, मारे जा चुके हैं। अब वो गोली लग चुकी है उनकी और वे ख्वाब देख रहे हैं कि अब हूरें उनके पास आएँगी। लेकिन उनके साथ क्या-क्या हो रहा है, क्योंकि अभी उनकी मृत्यु नहीं हुई है और अस्पताल में और तमाम जगहों पे उनको जिन स्थितियों से गुज़रना पड़ रहा है, तो उन्हें लग रहा है कि ये सब तो हमने सोचा ही नहीं था। हमें तो सीधे स्वर्ग जाना था, जन्नत जाना था, जहाँ हूरें मिलने वाली थी। तो अब अगर वो सापेक्ष तरीके से, अच्छे तरीके से ले आते हैं तो एक बड़ा मैसेज भी दे सकते हैं, लेकिन फ़िल्म मैंने नहीं देखी है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस फ़िल्म को 2 साल पहले राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। तो सरकार का समर्थन है इस फ़िल्म को, यह पहले से तय है। अब देखें कि आगे क्या होता है। मैं यहाँ बता दूँ आपकी जानकारी के लिए, एक और बात बताऊँ कि विष्णुवर्धन इंदुरी और दूसरे हैं नीतीश ठक्कर। ये दोनों निर्माता मिल करके एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसका नाम है वन नेशन। वन नेशन पूरी तरह से वर्तमान सत्ता के सिद्धांतों को लेकर बनाई जा रही है, जिसमें ऐसे पिछले 100 साल के ऐसे 6 व्यक्तियों पर फ़िल्म बनाई जाएगी, जिन्होंने जो आज की प्रचलित विचारधारा है उसके समर्थन में काम किया है। और इसके निर्देशक जो चुने गए हैं, जो लोग निर्देशित करेंगे इन फ़िल्मों को, उनके नाम है प्रियदर्शन, विवेक रंजन अग्निहोत्री, डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी, मंजू बोहरा, एक और जॉन मैथ्यू मथान और संजय पूरन सिंह चौहान। 6 फ़िल्में बनने वाली हैं वन नेशन के अंतर्गत। तो इरादा स्पष्ट है कि क्या करना है उनको और अपने मकसद में वे कामयाब भी हो रहे हैं। नागपुर की बात चली, संयोग से मैं नागपुर से ही लौट रहा हूँ अभी। लेकिन मैं संघ के कार्यालय नहीं गया था, जा भी नहीं सकता था। लेकिन वहाँ स्थानीय तौर पे नहीं देखा ऐसा मैंने कि संघ को लेके बहुत ज़्यादा बड़े अच्छे लोग हैं नागपुर के। और मुझे तो बहुत ही इंदौर के बाद दूसरा ऐसा साफ-सुथरा शहर देखने को मिला। तो नागपुर में हो सकता है कि संघ को मंदिर बना करके या तीर्थ बना करके लोग जाते-आते रहे हों। मुझे भी कि मेरे एक मित्र ने कहा था कि संघ के दफ्तर चले जाना तुम। मैंने कहा क्या मेरे लिए दरवाज़ा खुला होगा? कहा संघ के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं होते, तुम जा सकते हो। लेकिन मैं खैर बस वो दूसरी बात हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब है कि मकसद क्लियर है, इरादा क्लियर है, उसमें वे सफल होते भी दिख रहे हैं। और अगर 72 हूरें सफल होती है, तो ये द्वार और बड़े बड़े तरीके से खुल जाएगा उनके लिए और वे और भी बहुत कुछ फ़िल्में लेकर के आएँगे। और पूरा नैरेटिव यही है कि मुसलमान से घृणा करो, मुसलमान ही इस देश में सारी समस्याओं के जड़ हैं। मुसलमानों से नफ़रत करना सीखो और मुसलमानों को दूर रखो खुद से। पूरी भावना यही है, ये कहीं भी एकात्मवाद और वगैरह-वगैरह नहीं होने वाला है यहाँ पर कुछ भी। ये लोग कहने की बातें हैं इनके कि वो उस पे जा रहे हैं और सांस्कृतिक भारत को लाना चाहते हैं और तमाम चीज़ें, ये सब बकवास है। फिलहाल उनकी एक ही इच्छा है कि मुसलमानों के प्रति जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नफ़रत फैलाई जा सके, वो फ़िल्मों के ज़रिए इस काम को कर रहे हैं, उसमें थोड़े बहुत सफल भी हो रहे हैं। जी, अमिताभ।
शुक्रिया जय जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। और ये जो सांप्रदायिक नफरत फैलाने का एजेंडा जिसके बारे में आपने बात कही है, ये बहुत चिंता में डालने वाली बात है। सौम्या जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि सिनेमा का हमारे समाज में जो रोल रहा है और जिस तरह का सिनेमा देख करके अभी तक हम लोग बड़े हुए हैं, जिसकी प्रशंसा करते रहे, वो तो ऐसा रहा है कि जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द की बात उसके संदेश में होती थी। यानी वो जो धूल का फूल का गाना है कि तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, वो क्या वो भावना जो थी, सद्भावना जिसके बारे में हम बात करें, क्या वो गुजरे जमाने की बात मान ली जाए सौम्या जी? क्या ये माना जाए कि जो एजेंडा आज की ये राजनीतिक विचारधारा फैला रही है या फैलाना चाहती है, क्या सिनेमा उसी से गाइड होगा? और जैसा कि अजय जी कह रहे हैं कि अगर वो फिल्म सफल हो गई, वो एक लिटमस टेस्ट है जिसका हम लोग जिक्र करने की बात कर रहे हैं, अगर वो सफल हो गई तो ये मान लिया जाना चाहिए कि इसी तरह का एजेंडा जो है उस पर आधारित है सिनेमा का एक हिस्सा कम से कम। जी, तो जैसा प्रकाश जी ने भी कहा और अजय जी ने कहा, ये बात बहुत बहुत स्पष्ट है कि एक एजेंडा के तहत फ़िल्में बनाई जा रही हैं और वो एजेंडा उस एजेंडा से बहुत विपरीत है जहाँ हम एकजुटता, भाईचारे, प्यार, मोहब्बत इन सब की बातें किया करते थे। ये बात स्पष्ट है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन 2 चीज़ें हैं जो और ज़्यादा एक्सेंचुएट हो गई हैं। मतलब आप नाज़ी जर्मनी के टाइम पे देख लीजिए किस किस्म की फ़िल्में बनी थी जो एक आइडियोलॉजी को बहुत ज़्यादा सॉर्ट ऑफ हाइलाइट करती थी। लेकिन फ़र्क क्या है जो हमारे सिनेमा में आज से 50 साल पहले होता था और आज हो रहा है। आज की तारीख में एजेंडा को रियलिटी बताया जा रहा है। और ये बात बहुत स्पष्ट है। तो यदि आप केरला स्टोरीज़ देख लीजिए, यदि आप ये 72 हूरे देख लीजिए, सब कह रहे हैं इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, ठीक है? तो आप उसमें आप एक पॉइंट ऑफ व्यू में आप ये कहने की कोशिश करें जी दरअसल यही फैक्ट है। किसके पास वक़्त है चेक करने का क्या फैक्ट है, क्या नहीं है? दूसरा, जब आप उसको कहते हैं कि ये फैक्ट है और फिर जब आप पकड़े जाते हैं, जैसा कि केरला स्टोरीज़ में हुआ, तो आप कहते हैं नहीं-नहीं फैक्ट से तो हमने प्रेरणा ली थी, राइट? सो व्हाट यू आर डूइंग इज़ आप अपने एजेंडा को जब एक ट्रूथ की तरह प्रेज़ेंट करते हैं, तो वो जो एक पूरी लार्ज स्केल सोसाइटी है, जो ये मानना चाहती है कि आपका एजेंडा फैक्ट है, वो तुरंत मान लेती है। और जब वो तुरंत मान लेती है, वो सिर्फ़ उसी को सत्य का करार देकर अपनी जीवनी में आगे बढ़ती है। तो मेरे ख़्याल से एक तो ये जो एक एक ट्रेंड दिख रहा है हमें, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि हम एक पोस्ट ट्रूथ एरा में जी रहे हैं, जहाँ वैसे भी फैक्ट और फ़िक्शन के बीच की लाइन बहुत कम होती चली जा रही है। उसमें आप लार्ज स्केल सिनेमा को इस तरह बनाइए, प्लस उसमें आप पैसा डालिए जिससे कि वो लोगों तक पहुँचे। इस मतलब इट्स अ कंप्लीट रेसिपी फॉर डिजास्टर। एक तो वो, दूसरा मुझे ये लगता है क्योंकि अफ़वाह का ज़िक्र हुआ और मैंने हाल ही में एक लेख लिखा था अफ़वाह पे। अ, अफ़वाह हम क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि उस फ़िल्म को उतनी जगह ही नहीं दी गई कि हम उस फ़िल्म तक पहुँच सकें। वो वही एलीट क्राउड ही पहुँच पाया वो फ़िल्म देखने के लिए, वो भी बहुत ही कम। पर होपफुली नेटफ्लिक्स पे लोग देख लेंगे बट वो भी कितने परसेंटेज इंडिया है जो नेटफ्लिक्स पे फ़िल्म देख रहा है आज? वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है, राइट? सो आई फील कि द मतलब द प्रॉब्लम इज़ नॉट कि सिर्फ़ एक तरह की फ़िल्में बनेंगी, द प्रॉब्लम इज़ कि वो एक तरह की फ़िल्में इस स्केल पे बनेंगी कि किसी और तरह की फ़िल्मों को भी दबाया जा रहा है। केरला स्टोरीज़ और अफ़वाह एक साथ रिलीज़ हुई थी। आप खुद वापस जाकर देख लीजिए कितने स्क्रीन थे अफ़वाह के लिए और कितने स्क्रीन थे केरला स्टोरीज़ के लिए, राइट? तो इट्स बोथ वेज़। थर्डली जो एक एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सिनेमा एज़ अ टूल फॉर प्रोपेगेंडा आज की रियलिटी नहीं है। ये रियलिटी अलग-अलग देशों में आप अलग-अलग तरह से अलग-अलग वक़्त पे देख सकते हैं और बहुत लोगों ने बहुत बहुत अच्छे लेख लिखे हैं इस पे जो पढ़े जा सकते हैं। लेकिन जब आप सिनेमा के स्केल को और हमारी सोसाइटी में इतना स्पेसिफिक क्यों है? हमारी सोसाइटी में और कुछ पहुँचे ना पहुँचे, सिनेमा ज़रूर पहुँचता है। तो जहाँ और कुछ नहीं है, वहाँ अगर आप सिर्फ़ इस किस्म की आइडियोलॉजी, इस किस्म की फ़िल्में भेजिएगा, मीडिया और गोदी मीडिया सिर्फ़ यही बात करेगा, जो आपको आपके फ़ोन के द्वारा मिल रही है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मिल रही है। जिन लोगों को आप अपने परिवार में बड़ा मानते हैं या अपने आस-पास बड़ा मानते हैं, वो भी अगर उसी आइडियोलॉजी का पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो आपका पूरा एक मेंटल मेकअप एक ही आइडियोलॉजी की तरफ डिज़ाइन करा जा रहा है।
जहां ना आप सवाल पूछ सकते हैं, ना आप सोच सकते हैं, ना आप मतलब द कल्चर ऑफ स्टूपिडिटी जैसा रवीश कुमार कहते हैं, वो कॉन्स्टेंटली बन रहा है, जिसमें अब सिनेमा एज अ व्हीकल यूज किया जा रहा है। तो अगर अब आप 72 हूरे देखेंगे और वो सिनेमैटिकली जैसी भी बनी होगी, कितनी भी खराब फिल्म हो, बड़े पर्दे पर फिल्म देख के एक इम्पैक्ट तो होता ही है। उस इम्पैक्ट को आप ये नहीं समझ पाएंगे कि वो इम्पैक्ट सही है या नहीं, और उस पर आप सवाल नहीं पूछ पाएंगे। तो जब वो होता है तो प्रॉब्लम वहां है। तो एक तो ये कि फिल्मों को इस तरह से बनाया जा रहा है, इस तरह से दर्शाया जा रहा है, इस तरह से लिखा जा रहा है, वो तो प्रॉब्लम है ही। लेकिन जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है, वो ये है कि हम उन फिल्मों को देखकर ये रिकग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे कि ये सत्य नहीं है, क्योंकि इन्हें सत्य को दिखाकर बेचा जा रहा है। तो एक तो वो, एक और बात जो मैं रखना चाहती हूँ वो ये है कि देखिए, फायदा क्या है इस सरकार को? फायदा इस सरकार को यह है कि जितने कम लोग सवाल पूछें, जितने लोग उस आइडियोलॉजी के साथ जुड़ जाएं, जितने लोग उनके अदरिंग, विच इज आइदर द मुस्लिम कम्युनिटी और द अदर ओप्रेस्ड कम्युनिटीज, कास्ट की जो फॉल्ट लाइन है जिस पे बात होनी इतनी ज्यादा जरूरी है, जो मेन स्ट्रीम सिनेमा में बस अभी शुरू ही हुई थी, वो सारी बातें, मतलब इस सरकार के लिए वो बहुत वही एजेंडा है कि आप इन सारी बातों के, इन सारे लोगों के बारे में सोचना छोड़ दें। वो होमोजिनिटी जो उन्हें चाहिए, वो वायलेंस जो उन्हें चाहिए, जब आप रोजगार की बात नहीं कर सकते, जब आप रोजगार दे नहीं सकते, जब आप मतलब किसी भी तरह का इकोनॉमिक रिलीफ नहीं दे सकते, तो आप वायलेंस की ओर ही तो जाएंगे। तो सिनेमा भी फिर वायलेंट ही होगा, एंड दैट इज व्हाट इट इज। सो मेरे ख्याल से ये जिस स्केल पे हो रहा है, उससे लड़ने का हमारे पास विकल्प क्या है, वो सोचना अब आज की तारीख में बहुत ज्यादा इसेंशियल हो गया है। क्योंकि उस स्केल पे लड़ने के लिए आप कैसे लड़ेंगे? आपको चाहिए या तो बड़े नाम चाहिए, या लोग ऐसे चाहिए जो आके उस एजेंडा के अगेंस्ट सीधे सीधे फिल्म लिखें और वो फिल्म पहुंचाई जाए। आपके सवाल में एक और क्वेश्चन था अमिताभ जी की, सेंसर बोर्ड का रोल क्या है? जी सेंसर बोर्ड को जी हम जब चाहें तब इवोक करें, और जब हम चाहें ना इवोक करें, वो आर्ग्यूमेंट नहीं चलता है। मतलब जब सेंसर बोर्ड ने उड़ता पंजाब बैन करने की कोशिश करी थी, तो हम ही लोग खड़े हुए थे कि ये क्या तरीका है, ये ऐसी फिल्म क्यों बैन होनी चाहिए। और आज हम कहें कि सेंसर बोर्ड ने फलानी फिल्म क्यों जाने दी, वो फिर आर्ग्यूमेंट गलत है। तो क्वेश्चन इज कि और कौन सी है वो बॉडीज, और कौन से है वो सिस्टम्स, और कौन से है वो राइटर्स के संगठन, डायरेक्टर्स के संगठन, जो इन सारे मुद्दों पे सिर्फ बात करने के लिए बात ना करें, लेकिन उन्हें सॉल्व करने के लिए सॉर्ट ऑफ उतरे। मुझे लगता है इस तरह से इसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हो रहा है वो हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसका जवाब हम क्या दे सकते हैं कि लोग इस तरह की फिल्में भी देखें या सवाल पूछने की क्षमता रखें। सिर्फ हम यही फिल्में बनाएं कि सोचो, तर्क करो, वो ही शायद आने वाले दौर में बहुत ज्यादा जरूरी होगा। जी, आपने बहुत दिलचस्प बात कही है, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि ये जो राइटर्स एसोसिएशन जैसे संगठन हैं, उनको सोचना होगा अपनी भूमिकाओं के बारे में। प्लस आपने जो बात कही कि सच घटनाओं से प्रेरित बहुत सारी इस तरह की फिल्में बनाई जा रही हैं, ऐसा कहा जा रहा है। मुझे अचानक आपकी बात सुनते-सुनते राहत इंदौरी का वो शेर याद आ गया कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घर के बाहर झूठों की एक मंडी है, सही है। दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। क्योंकि तो आप वो जो बात है सत्य धनंजय आपके पास, जी, जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी, यही कि आप इसी को सत्य की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं ना। या तो आप बोलिए वहां जाके कि फिक्शन है, वो आप बोलिएगा नहीं। तो जब आप फैक्ट बोलेंगे तो कोई क्यों कहेगा, वो कहेगा अरे आप सच्ची तो बोल रहे होंगे, गलत क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दे आर सो विलिंग टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट। यू सी द विलिंगनेस टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट एग्जिस्ट्स. So when that exists, automatically any lies that is pelted on the same ideology is acceptable. धनंजय आपके पास आता हूँ। ये जो बात अभी जहाँ छोड़ा सौम्या जी ने, और जो मैंने कहा कि ये जो सच को अलग तरह से पैकेज करने की कोशिश हो रही है, और उसमें जो लेखक हैं, जो फिल्में लिख रहे हैं, उनकी क्या भूमिका हो सकती है इसके प्रतिकार में? देखिए, हम देखते हैं कि पश्चिम में लेखक संगठन जो हैं, या जो वहाँ के जो अभिनेता हैं, वो भी बहुत सारी बातों पर प्रोटेस्ट करते हैं। आजकल तो बाकायदा वहाँ पर एक आंदोलन ही चल रहा है, अभिनेताओं का भी आंदोलन चल रहा है। अभी कल मैं मेरिल स्ट्रीप का बयान देख रहा था, उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही हैं, और वहाँ के लेखक संगठन जो है वो सड़कों पर हैं बाकायदा। तो ये जो चीजें हैं, और हमारे यहाँ जो लेखक हैं,
क्या वो ये जो चीजें चल रही हैं समाज में और जिस तरह का सिनेमा बन रहा है, चूंकि इसके वो हिस्सेदार हैं, जैसे आप एक संगठन से जुड़े हैं और आप लेखन भी करते हैं, फिल्में भी लिखते हैं, तो वो जो है, वो जो एक भूमिका है फिल्म निर्माण में लेखक की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, उसका क्या यहाँ पर रोल रह जाता है इस तरह के सिनेमा में? देखिए, जो हमारी मुंबई में खास करके जो स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन है, जो स्क्रीन राइटर्स का जो एसोसिएशन है, उसके जो प्रमुख लेखक हैं, वो तो बिल्कुल इस बात को समझते हैं। लेखन से मतलब ये समझ लीजिए, चूँकि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ अमेरिका जैसी बातें तो नहीं सोच सकते हैं, चूँकि बहुत बड़ा वर्ग एक अशिक्षित वर्ग है। तो लेखक का मतलब वो होता है जो कागज पे कुछ लिख लेता है, उसको लेखक कहते हैं। लेकिन हम अक्सर जिक्र करते हैं कि लेखक वो नहीं है जो कुछ लिख लेता है, लेखक वो है जिसको पता है कि क्या नहीं लिखना है। तो क्या नहीं लिखना में आता है कि आपको समाज की जवाबदेही समझ में आती है, आपको नागरिक होने की जवाबदेही समझ में आती है, आपको देश के होने का मतलब समझ में आता है, आपको देश में जो संविधान लागू है उसके होने का मतलब समझ में आता है, आपको संवेदना का मतलब समझ में आता है। तो जब ये समझ में आता है तो किसका क्या प्रभाव पड़ता है ये भी वो लेखक समझता है। मैं मानता हूँ लेखक वही है जो ये सारी चीज़ें समझता है। लेकिन फिर एक और बात आप कहूँ कि अस्कर बजाहत तो बड़े अच्छे लेखक हैं, वो सारी चीज़ों को समझते रहे, लेकिन जो उनकी फिल्म आई गांधी एंड गॉडसे, एक युद्ध, क्या उसको कहेंगे आप? वो तो समझदार लेखक है, वो साहित्य को समझते हैं, वो लेखक संगठनों से जुड़े हुए हैं और लेखक के अवेयरनेस के लिए काम करते हैं, अच्छा लेखन कैसे आए इस पे काम करते हैं। उनकी कलम से जब ऐसे स्क्रिप्ट निकलती है तो आप क्या कहेंगे? एक मसला। दूसरा मसला ये है कि जब फिल्म बनती है तो फिल्म में लेखक बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है। हालांकि लेखक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो कागज पे लिखा है, जब तक कागज पे सही चीज लिखी नहीं जाएगी वो पर्दे पे आएगी कैसे? तो अक्सर लोग कहते हैं कि जो लेखक जो है सिनेमा का पहला क्रिएटर है, सबसे पहला सिनेमा वही लिखता है, वही देखता है सिनेमा कैसा होना चाहिए, कैसा होगा। लेकिन उसके बाद वो स्क्रिप्ट जाती है डायरेक्टर के पास, डायरेक्टर उसको पर्दे के अनुरूप देखता है, वो दृश्य गढ़ता है, जैसे आदि शक्ति की आप बात करते हैं। तो हो सकता है मनोज मुंतशिर ने जो लिखा होगा वही हूबहू नहीं आया होगा, डायरेक्टर ने अपना सोचा होगा कि कैसे विजुलाइज करता है। डायरेक्टर के जिम्मे ये होता कि उसकी कल्पनाशीलता क्या बोलती है। अब डायरेक्टर जो कल्पनाशीलता बोलती है उसके हिसाब से फिर कैमरामैन लाइटिंग करते हैं, एंगल लगाते हैं और चीजें होती है। फिर एडिटर उसको देखता है कि नहीं क्या सही जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। तो फिल्म इतने स्तर पे निर्माण होता है, मूल तौर पे 4 भाग उसके हैं। धनंजय, एक मिनट मैं आपको बीच में 1 मिनट रोकना चाहूंगा, क्योंकि आपने जो बात कही मनोज मुंतशिर वाली बात, उसमें तो बड़ा दिलचस्प मामला ये रहा कि मनोज मुंतशिर ही ज्यादातर मौकों पर उस फिल्म के बारे में टिप्पणी करते हुए उसको डिफेंड करते हुए नजर आए। ओम राउत की टिप्पणियां, यानी जब ट्रेलर रिलीज हुआ था तब भी मनोज मुंतशिर ही ज्यादा हावी थे मीडिया में। तब उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हम तो रामायण से 1 इंच भी अलग नहीं हटे हैं। और बाद में जब कंट्रोवर्सी हुई फिल्म को लेकर के, तब उन्होंने कहा कि हमने तो रामायण पर फिल्म बनाई ही नहीं है, हम तो उससे प्रेरित हैं, आज के जमाने में हमने उसको इंटरप्रेट किया वगैरह वगैरह। तो जो लेखक की भूमिका है, क्या मनोज मुंतशिर जैसा लेखक जो कि शायद ज्यादा मतलब प्रोमिनेंस में आ गया है अपने लेखन की वजह से या किसी और कारण की वजह से, क्या वो लेखक जो है वो पूरे फिल्म निर्माण को प्रभावित कर सकता है? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि मनोज मुंतशिर जो है वो जिस तरह का उन्होंने ये फिल्म लिखी, उसके संवाद लिखे, वो भले ही वो उस फिल्म के संवाद लेखक हो, लेकिन वो कुल मिलाकर के उस फिल्म की सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन गए। एक्टर्स से भी ज्यादा उनका जो एक प्रोजेक्शन हुआ समाज में कि मनोज मुंतशिर ने ये फिल्म के संवाद लिखे हैं। तो जब वो बात संवाद इस तरह के आया कि भाई कपड़ा तेरे बाप का और तेल तेरे बाप का वगैरह वगैरह इस तरह के सब, तो उसमें जो विवाद हुआ और उसको मनोज ने जिस तरह से डिफेंड किया, उससे तो ऐसा लगता है कि कुछ खास तरह के लेखक हैं जिनको कुछ खास प्रोजेक्ट्स में बहुत प्रोमिनेंस हासिल है। जी नहीं, ये आपका दखल अच्छा है, आपने सही जगह सवाल उठाया है, मैं इस पे आता। हालांकि देखिए, मनोज मुंतशिर जो है इस फिल्म में लेखक के तौर पे केवल नहीं है। मनोज मुंतशिर इस फिल्म में जो सत्ता है, आज केंद्रीय सत्ता है, उसके बीच और प्रोड्यूसर के बीच एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर है टी सीरीज। तो उसके बीच ओम राउत जो है वो उतने पॉलिटिकल रसूख वाले शायद व्यक्ति नहीं है जहां तक मुझे जानकारी है, लेकिन मनोज मुंतशिर आज की तारीख में जो सत्ता है उसके एक प्रवक्ता के तौर पे दिखाई पड़ते हैं। आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में एक आधिकारिक व्यक्ति हो गया है कि वो सिनेमा में बहुत करीब संबंध है उसका मोदी जी के साथ या जो सत्ता में और सारे लोग बैठे हैं उनके साथ।
सत्ता जिस तरह की फिल्में बनाना चाहती है या बनवाना चाहती है, उस तरह की फिल्मों के बनाने में या उस तरह के फिल्मों को प्रोपगेट करने में मनोज मुंतशिर का बड़ा रोल है। तो इसलिए मनोज मुंतशिर वहाँ पे वो केवल फिल्म लेखक के तौर पे नहीं है, इसलिए हर जगह करके डिफेंड कर रहे हैं या उस तरह की फिल्म लिखी। आपने पहले फिल्म लेखक की बात कही, अब मैं एक और आता हूँ कि जब समाज जो है हमारा अभी इस दौर पे आके खड़ा है कि हमारा समाज बटा हुआ है। आप सोशल मीडिया बात कीजिए, आप जो है न्यूज मीडिया बात कीजिए, आप अखबारों की बात कीजिए, आप चाय के नुक्कड़ पे जाइए, आप घरों में जाइए, हर जगह समाज को हम पिछले 9 वर्षों में हमने देखा है कि समाज हमारा बट गया है। हम एक ही घर में 3 लोग रहते हैं, तीनों 3 विचारधारा के हैं। एक कहते हैं नहीं, क्यों नहीं, मोदी जी सही काम कर रहे हैं। एक कह रहा है मोदी जी बिगाड़ दे रहे हैं। एक कह रहा है कांग्रेस आएगी तो और खराब कर देगी। तो अलग अलग विचारधाराएं हैं। पॉलिटिकल अवेयरनेस कहिए इसको, मैं बड़ा पॉजिटिव रूप में लिखता हूँ कि हमारे समाज में पॉलिटिक्स पे चर्चा होने लगी है, पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट हुआ है। अब वो अवेयरनेस सही दिशा में जा रहा है, गलत दिशा में जा रहा है, कहाँ जाएगा ये मुझे अभी नहीं कह सकता हूँ। इस पर भी चर्चा का विषय भी ये नहीं आपकी फिल्म है। लेकिन आपकी जो चर्चा का विषय है कि फिल्म इंडस्ट्री अभी 2 भाग में बटी हुई है। मैं 2 भाग नहीं बल्कि बस 3 भाग कहता हूँ। 3 भाग इस तरह के देखता हूँ कि एक वो है जो सिनेमा को दर्शकों को ख्याल में रख के बनाते हैं, एंटरटेनमेंट को ख्याल में रख के बनाते हैं कि हमारा भगवान दर्शक है, हम उनके लिए फिल्म बनाएंगे, हमारा काम कहानी कहना है, हम पॉलिटिकल एजेंडा वाले लोग नहीं है। एक बड़ा वर्ग वो है। एक वर्ग है जिसको आप कहते हैं कि ऐसी फिल्म बनाएंगे जो सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करेगा, जिसको आप कहते हैं कला सिनेमा के तौर पे आप जानते रहे। तो वो एक ऐसी फिल्म या मध्य धारा की जो फिल्में रही जो अक्सर जिक्र करते हैं, पारक साहब 60s की फिल्मों का जिक्र करते हैं, वो विमल राय, गुरुदत्त, वो सारे फिल्मकार जो थे। तो एक ऐसे फिल्मकारों का एक वर्ग है जो कहता है कि हमें ऐसी फिल्में बनानी है जिसको दर्शक को ट्रेंड करें, दर्शक को अवेयर करें, दर्शक को एजुकेट करें। तीसरी तरफ एक वर्ग है जो कह रहा है कि हम ऐसी फिल्में बनाएंगे जो देश में नहीं हुआ, पिछले 70 सालों में ऐसा नहीं हुआ, ये हिंदुओं का देश है, ये फलाना है, ये ठिकाना है। अब कई ऐसे भी आएंगे जो कहेंगे कि ये मुसलमानों का देश है, वैसी फिल्में भी आएंगी सत्ता अगर उसको प्रमोट करेगी। तो धर्म विशेष को लेकर के, जाति विशेष को लेकर के जो एजेंडा चलता है, उस एजेंडा को लेकर के भी कुछ फिल्में बनेंगी। लेकिन फिर सवाल उठता है, आखिरी मैं बयान दूं अपना, कि फिर सवाल उठता है कि सिनेमा क्या प्रचार का मीडियम है, जिस पे हम एक प्रोग्राम कर चुके हैं, या सिनेमा जो है एंटरटेनमेंट का मीडियम है। तो जो सिनेमा मूलतः एंटरटेनमेंट का मीडियम है, लेकिन उसमें जो मैसेज देना चाह रहे हैं उसका भी वो मीडियम है, मैसेज उस पर जाता है। तो अब सवाल उठता है कि हमारे दर्शक किस तरह का मैसेज लेना चाहते हैं। अगर प्रोपेगेंडा फिल्म, लेकिन मुझे एक और दिखाई पड़ रहा है कि प्रोपेगेंडा फिल्में बनाने वाले ज़्यादातर वो लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में ए ग्रेड के मेकर नहीं माने जाते, जो आमतौर पे माने जाते हैं बी ग्रेड के ये हैं या सी ग्रेड के हैं। क्योंकि जो ए ग्रेड के मेकर हैं वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि उन पे कोई लेवल न लगे, किसी पार्टी का, किसी विचारधारा का लेवल न लगे, है ना। अब कहेंगे कि कुछ हीरो हैं जो उसके साथ खड़े हैं, तो हर आदमी की अलग अलग सोच है, अलग अलग तरीके से चलता है, तो होगा। जी, आप जो कह रहे हैं कि ये ए ग्रेड फिल्म मेकर वाली बात, आप सुदीप्तो सेन का एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जो बात प्रकाश जी ने कही, जैसे जब उन्होंने कहा कि वो आरएसएस के मंच से एक निर्देशक खड़ा होकर के कहता नहीं था अब हम एजेंडा सेट करेंगे, और वो डायरेक्टर है सुदीप्तो सेन, जो कि फिल्म फेस्टिवल की जूरी में शामिल थे। आपको अगर याद हो तो जिस समय कश्मीर फाइल्स को जो एक विदेशी फिल्मकार थे जिन्होंने उसको बकवास फिल्म कहा था, प्रोपेगेंडा फिल्म कहा था, उस जूरी में सुदीप्तो सेन भी शामिल थे। तो उनका जो कद है वो अगर इस प्रोमिनेंस से बढ़ रहा है तो वो बी ग्रेड से ए ग्रेड में उनको ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा। और उनकी फिल्म ने तो बिजनेस भी कर लिया है। तो जो कारोबारी नजरिए से आएगा पैसा लगाने के लिए, वो भी कहेगा कि भाई इन्हीं को बुलाओ, और जिसको अपनी फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म बनाना वो भी कहेगा भाई इन्हीं से लिखवाओ, इन्हीं से बनवाओ, क्योंकि ये तो अच्छा काम कर रहे हैं और ये हमारे मन से बोल रहे हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसे में किसी ये जो ए ग्रेड और बी ग्रेड का फिल्मकार का मामला है जो आप कह रहे हैं, प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर ए ग्रेड हो या बी ग्रेड हो, असल में उसका मकसद तो जो है वो एक खास तरह की आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करना है। तो वो जो है वो अच्छा कैसे हो जाएगा, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, जब तक कि प्रोपेगेंडा अपने आप में कोई सकारात्मक विचार के लिए ना हो। अमिताभ जी, आप पहले एक समझ लीजिए, बैजल जी मुझे बोलने दीजिए फिर आप आइएगा। अमिताभ जी, क्या है कि जो जब सरकार आती है तो सरकार कई चीजों को अपने तरीके से निर्धारित करती है। जैसे सेंसर बोर्ड का चीफ कौन होगा, सेंसर बोर्ड में मेंबर कौन होंगे, जूरी में कौन होंगे, जो आप जिस राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का हो या और दूसरे जूरी जो होते हैं, ऑस्कर के और फलाना के ढेर सारे जूरी होते हैं। वो जूरी में जूरी तय कौन करता है, मोस्टली वो सरकारें तय करती है।
और खास करके बीजेपी जब से आई है, जब से मोदी जी आए हैं, तब से अपना एक खास विचारधारा वाले लोगों को सामने लाया है उन्होंने। और उन फिल्मों को आप गौर कीजिए कि उन फिल्मों को प्रमोट करने के लिए सरकार का साथ मिलता है। दूसरे जो लोग हैं जो उस विचारधारा के समर्थक नहीं है वो चुप हो गए। चुप हो जाना या तटस्थता जो है इस स्थिति में एक माहौल बना देता है कि चलिए उनके पक्ष में माहौल है। और पूरे देश में जिस तरह से एक ब्रिगेड खड़ा किया गया, पहले तो एक हुआ करता था बजरंग दल, लेकिन अभी ढेर सारे दल हैं, अलग अलग, फलाना सेना, वो ये लन पन, पता नहीं कितने तरीके। कौन आपका विरोध कर जाएगा, कौन सड़क पे चलते हुए में पत्थर मार के भाग जाएगा, ये आज कहना बड़ा मुश्किल है। हम लोग यहाँ बोल रहे हैं। जी धनंजय, आप अपनी बात खत्म करें, मैं सौम्य जी का एक टिप्पणी लेकर के फिर पारक साहब के पास जाना चाहूंगा। जी एक मिनट, लास्ट लाइन बोल देंगे। हाँ बस मैं कहूँ कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि लास्ट जो ये बात होती है कि सरकार जब इतना प्रभावी हो जाए, सरकार जब इस तरह की चीजें करने लगे, तो उसका प्रभाव समाज के हर हिस्से पे पड़ेगा। वो सिनेमा पे भी पड़ा है। जी तो मैं जी आप कुछ कहना चाह रही थी? जी बस बहुत क्विकली, ये जो ए ग्रेड बी ग्रेड वाली बात है, शायद फिल्म मेकर्स अभी ए ग्रेड नहीं होंगे, लेकिन आदि पुरुष जैसी फिल्म में सैफ अली खान है और वो किसी भी एंगल से बी ग्रेड नहीं है, वो एक मेन स्ट्रीम बहुत बड़े स्टार है। तो ये परमिएट कर चुका है और ये जिस स्तर पे परमिएट कर रहा है उसका कोई तोड़ नहीं है। एंड उसका प्रॉब्लम ये है कि कोई बोलेगा आके कि जी आर्टिस्ट, मतलब वी आर डूइंग इट फॉर व्हाटएवर रीजन, समबडी इज डूइंग इट फॉर आर्टिस्ट, somebody is doing it for whatever. And also it is very important to note is the soft agenda. तो जब आप वो रिलीज करते हैं ब्रह्मास्त्र, जिसमें जिस तरह से एक हिंदू आइडियोलॉजी और एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, even if it is soft, is a problem, and that is as A grade as it can get, and as scaled as it can get. तो वो भी, ये सारी चीजें भी हैं, क्योंकि एजेंडा के तहत जो बन रहा है वो तो बन रहा है, लेकिन मेन स्ट्रीम भी अगर आपको ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्म दिखा रहा है जिसमें आपको लग रहा है कि हिंदुइज्म इज मेन स्ट्रीम, ये सॉफ्ट तरीके हैं उसी चीज को लाने के। तो आई जस्ट वांट टू मेक दैट पॉइंट। एंड मतलब पारक जी के पास चलते हैं। जी पारक साहब, आपके पास मैं आखिर में आया हूँ जानबूझ करके। मैं चाहता था कि जो सारी टिप्पणियां हैं, क्योंकि आपने ये जिस तरह का विषय आज हम उठा रहे हैं उस पर आपने बहुत लिखा है। मुझे आपकी किताब याद आ रही है, साझा संस्कृति, सांप्रदायिक आतंकवाद और हिंदी सिनेमा। आपने अच्छी खासी को एक पूरी किताब लिखी है इसी तरह, जिसमें इस तरह के विषय पर है। तो एक तो ये कि वो जिस दौर को लेकर के आपने वो किताब लिखी थी, या उस समय जो आपने जिन फिल्मों का जिक्र किया था, क्या आज का जो सिनेमा जिसके बारे में हम खासतौर से बात कर रहे हैं, क्या आज का सिनेमा उससे भी आगे बढ़ चुका है अपने जो एक नकारात्मक संदेश देने के बारे में? या जो बात अभी अजय जी ने कही और प्रकाश जी ने कही और धनंजय कह रहे थे और सुमेश जी ने भी कही प्रकारांतर से, कि ये जो सांप्रदायिक नफरत का खेल है सिनेमा के जरिए फैलाने का, क्योंकि सिनेमा अपने आप में एक टूल है। हम तो हर बार कहते ही हैं क्या, सिनेमा एक बहुत सशक्त माध्यम है लोगों की सोच को प्रभावित करने का। तो कहीं ना कहीं जो फिल्मकार हैं वो मौजूदा आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर के, या उसके दबाव में, या उससे लाभान्वित होने के चक्कर में कहीं ना कहीं जो है वो इस तरह की फिल्में बना रहे हैं कि वो गुड बुक्स में बने रहे सरकार की। तो ये जो एक चीज है, क्या ये प्रभावित कर रही है इस तरह के सिनेमा को लेकर के? और क्या आपको लगता है कि ये, चूंकि ये हम जब आज चर्चा कर रहे हैं संयोगवश, ये सारी फिल्में जो हम जिनकी बात कर रहे हैं ये 2024 के चुनाव से पहले की चर्चाएं हो रही हैं, और ये एन पहले की चुनाव की चर्चाएं हो रही हैं। यानी अगर आप देखें तो अगर गोधरा कांड पर फिल्म बन रही है तो वो भी 2024 से पहले उसके आ जाने की संभावना है, और 72 होने तो आ ही रही है, जुलाई के महीने में उसकी तारीख है। और भी तमाम सारी फिल्में, चाहे सावरकर की हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक हो, वो कहीं ना कहीं जो है वो जो आपका दर्शक है वो वोटर भी तो है, वही तो वोट डालेगा। और वो जब वोट डालेगा तो उसके मन में इन छवियों का कुछ असर होगा या नहीं होगा फर्क साहब? निश्चित ही होगा। एक उदाहरण से मैं शुरू करता हूँ। मेरी चचेरी बहन की बेटी, जिसकी उम्र सिर्फ 11-12 साल के बीच है, 7वीं कक्षा में आई है वो, उसने मुझे बताया कि उसकी टीचर ने ये कहा कि हर लड़की को केरल स्टोरी जरूर देखना चाहिए, क्योंकि नहीं तो उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। आप अंदाजा लगाइए कि नीचे समाज के लेवल पर क्या चल रहा है। ठीक है, मैं एकदम चौंक गया। ठीक है,
और ये उसकी स्कूल की टीचर ने क्लास में कहा, ठीक है। और जिस स्कूल में पढ़ती है और हमारे यहाँ जिस तरह की स्थितियां हैं देश में, कि बहुत मुमकिन है कि उस क्लास में 10 में से कहना चाहिए कि 9 बच्चे जो हैं वो हिंदू हों। तो इस तरह से संदेश ये दिया जा रहा है कि तुम्हारे पड़ोस में जो मुसलमान रह रहा है उसे तुम्हें खतरा है। दिलचस्प बात यह है कि जिस चचेरी बहन की वो बेटी है, वो चचेरी बहन हमारी जिस पुश्तैनी घर में रहती है, और वह पुश्तैनी घर जो पिछले 90 साल से हमारे पास है, उस गली में 90% मुसलमान रह रहे हैं, और हमें 9 मिनट के लिए भी उस गली में रहते हुए यह एहसास नहीं हुआ कि हम खतरे में। तो आप अंदाजा लगाइए, लेकिन यह सही है कि एक बड़ी तादाद ऐसे मोहल्लों में रहती है कि उनका संपर्क नहीं होता, और अगर होता भी है तो इस तरह का जहर फैलाया जा सकता है। मुख्य चीज 2024 का चुनाव भी हो सकता है, लेकिन एक ऐसा बड़ा विभाजन किया जा रहा है, उस विभाजन की कहानी बहुत पीछे से आ रही है, क्योंकि वो किताब 2012 में प्रकाशित हुई थी मेरी, और उसमें जो फिल्में मैंने डिस्कस की थी वो करीबन 2010 तक की फिल्में थी। ए वेडनेसडे जैसी फिल्में रिलीज हो चुकी थी, लेकिन अब जो फिल्में आ रही है वो फिल्में उससे कहीं आगे की फिल्में। वहां फिर भी एक पर्दा था, अब पर्दा नहीं है। अब आप जो 72 हुर्रियन की बात कर रहे हैं, आप मतलब अब ये मान के चला जा रहा है कि हम एक कम्युनिटी को, व्यक्तियों को नहीं, एक कम्युनिटी को खलनायक की तरह पेश कर सकते हैं। हम एक कम्युनिटी को जो है इस तरह से पेश कर सकते हैं कि इनसे हमारा खतरा है। ये बिल्कुल वही नैरेटिव है या वही सोच है जो हिटलर के जमाने में था। मैंने अभी जो लेटेस्ट लेख लिखा था, मैंने उदाहरण देकर बताया था कि किस तरह से हिटलर के जमाने में वहां पर फिल्में बन रही थी, और किस तरह से यह बताया जा रहा था कि यहूदी जो 1% से भी कम आबादी थी वहां की, जर्मनी की, उनको ऐसे खलनायक के रूप में या उनको इस रूप में पेश किया जा रहा था कि जर्मनी के सब कष्टों का कारण यहूदी है, और उन यहूदियों के साथ अगर कुछ भी किया जाता है, यानी कि उनकी सामूहिक हत्या भी की जाती है, तो जर्मन नामक राष्ट्र के लिए यह बहुत जरूरी है। और ठीक हिटलर के बारे में वही सब बातें कही जाती है। आप अगर उनकी जो प्रोपेगेंडा फिल्म है ट्रायम्फ ऑफ दी विल, उस फिल्म में देखिए आप, उसमें वो बार बार हर वक्त आकर कहता है कि जर्मन हिटलर है और हिटलर जर्मन है, और ठीक हम उसी की तरफ जा रहे हैं, और वैसा ही कुछ हो रहा है। दुखद जो है, या कहना चाहिए जो डरावना है, वो डरावना यह है कि अभी भी न फिल्मकारों को इस बात का एहसास है कि खतरा क्या है, कितना बड़ा और कितना भयावह खतरा है। ये अजय ने बिल्कुल सही कहा कि अगर 72 हुर्रियन फिल्म चल गई और लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, तो मान के चलिए कि इसका मतलब है कि लोग अब ये मान के चल रहे हैं कि ये एक हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र बनने में हमारा योगदान है कि हम हर हर तरीके से, जैसे कि आपने देखा होगा यूट्यूब पर इंटरव्यू में लोग कहते हैं कि अगर 500 रुपए लीटर भी तेल मिलेगा तो कोई बात नहीं, हम वोट तो मोदी को देंगे। वो वोट मोदी को देंगे नहीं कह रहे होते हैं, वो कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे, उसके लिए चाहे जितनी भी कीमत हमें देनी पड़े। उन्हें यह नहीं मालूम है कि वो कीमत उन्हीं से वसूली जाएगी, हिंदुओं से ही वसूली जाएगी, और वो वसूली जा रही है। तो खैर, मेरा आखिरी बात जो मेरी कहनी है कि इसका जवाब कैसे दिया जाए, क्योंकि वो चौतरफा कर रहे हैं हमला, वो चौतरफा कर रहे हैं, वो सिर्फ फिल्म के माध्यम से नहीं कर रहे हैं। वो जैसा अभी एक थोड़ा सा हो सकता है कि फिल्म से हटकर बात लगे, लेकिन ये क्या कहते हैं, समान नागरिक संहिता की बात की जा रही है।
ठीक समान नागरिक संहिता की बात जब की जा रही है और वन नेशन नाम की 6 फिल्में बनने जा रही है, या ये जो फिल्में बनने जा रही है, ये इन सब फिल्मों का संदेश एक और भी है कि अब तक की जो सरकारें थी, इन्होंने मुसलमानों को सिर पर बैठाया था। इनको हर तरह की छूट दी, इनको 4 विवाह करने की छूट दी, इनको दूसरी तरह की बहुत सारी, ये तुष्टीकरण जो शब्द है, आप आज से नहीं है, वो तुष्टीकरण पिछले 70 साल से ये लोग प्रचार कर रहे हैं। और जब समान नागरिक संहिता की बात की जाती है तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि इनको ये जो अधिकार दिए हुए हैं वो छीनना, वो हम छीन लेंगे तो एक तरह से समान नागरिक हो जाएंगे और इस तरह की जो चीजें। और लेकिन ठीक उसी समय हिंदुओं के लिए क्या परोसा जा रहा है कि गांधी शांति पुरस्कार दिया जा रहा है गीता प्रेस गोरखपुर को। गीता प्रेस गोरखपुर को वो पुरस्कार दिया जा रहा है जिसकी किताबें संविधान की धज्जियां उड़ाते हुई यह प्रचार करती है कि स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, जातिवाद जो है बहुत जरूरी है, वर्ण व्यवस्था, और दलित को मंदिर में नहीं जाने दिया जाना चाहिए, और छुआछूत को जो है वो हिंदू के लिए जरूरी मानते हैं। मतलब जो भी घृणास्पद हो सकता है वो घृणास्पद चीजों को फैलाने वाली पिछले 100 साल की संस्था को वो गांधी के नाम पर पुरस्कृत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जिस समान नागरिक संहिता की वो बात कर रहे हैं, अगर वो समान नागरिक संहिता को लागू करने में कामयाब होंगे तो दूसरा कदम ये होगा कि जो स्त्रियों को अधिकार संविधान देता है वो अधिकार भी उनसे छीने जा सकते हैं। और यह जो भयावह है, मेरा कहना यह है कि फिल्में जो है वो जो लोग इस खतरे के प्रति सजग हैं, जैसे अफवाह है, भीड़ है, उन फिल्मों ने कुछ तो कहा है ना, वो कुछ कहने की गुंजाइश जब तक है वो कहा जाना चाहिए। और मेरा विचार यह है कि हम माइनॉरिटी की तरफ ध्यान देने की बजाय मेजॉरिटी की तरफ ध्यान दें, उनको अपना लक्ष्य बनाएं, उनको बताएं कि ये जो कर रहे हैं ये तुमको गुलाम बनाने का एजेंडा है, ये तुमको गुलाम बनाने का, तुम्हारे घरों को गुलाम बनाने की, तुम्हारी औरतों को गुलाम बनाने का, तुम्हारे साथ जिसे तुम हिंदू कहते हो उन्हें मनुष्य भी नहीं रहने देने का एजेंडा है। मेरी ख्याल कई स्तरों पर करने की जरूरत है। अभी तो बहुत स्थितियां ऐसी है कि शायद ना हो, लेकिन कुछ फिल्में इस तरह की बनती है। लव जिहाद को, अफवाह ने लव जिहाद को ही निशाने पर लिया था और वो बहुत महत्वपूर्ण बात थी। जी शुक्रिया शुक्रिया प्रकाश जी, आपके पास आता हूँ। ये जो बात अभी जहाँ पारक साहब ने खत्म किया कि इसके जवाब में क्या होना चाहिए, कैसे हमें इस पूरी पद्धति का या इस नया एक विचार उभर रहा है इसका मुकाबला कैसे करना चाहिए, तो जो जबलपुर पारक साहब ने सुझाया कि हमें जो है मेजोरिटी पर जो है केंद्रित करके उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए, आप इस राय में क्या जोड़ना चाहेंगे? आपके हिसाब से क्या जवाब होना चाहिए जो एक कहना चाहिए जो समूह है जो चाहता है कि भाई समाज में सौहार्द बना रहे और सिनेमा जो है वो राजनीति का औजार ना बने, तो उसका क्या क्या तरकीब होनी चाहिए? आप क्या तजवीज करेंगे? अमिताभ जी, प्रोफेसर पारख ने जो बात कही वो 100% सही है, मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि भारत की सरकार ने फिल्मों को महत्व देना शुरू किया, ये अच्छी बात है, लेकिन गलत दिशा में तवज्जो दे रही। हमारी फिल्में किस तरह ज्यादा कलात्मक हो, किस तरह ज्यादा कलाकारों को मौका मिले, किस तरह फिल्मों का वॉल्यूम बढ़े, किस तरह फिल्मों से बिजनेस बढ़े, और सबसे बड़ी बात, हमारी फिल्में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी राजदूत है, एम्बेसडर है फिल्में। जो फिल्म डिप्लोमेसी है उसकी तरफ हमारी सरकार ध्यान देती तो बेहतर होता। आज हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो आम लोगों को यह भ्रम है कि अगर किसी और ग्रह से लोग आ जाएंगे तो अमेरिका बचाएगा। ये एक आम आदमी के मन में अगर धारणा बनी तो उसके पीछे हॉलीवुड की फिल्मों का कारण है। लेकिन दुनिया की फिल्मों के टोटल बिजनेस में हमारी फिल्मों का बिजनेस बहुत कम है, वॉल्यूम बहुत कम है, जो बिजनेस की संख्या है वो कम है, और जितने अवार्ड
ग्लोबल लेवल पे हमें मिलने चाहिए, हमें नहीं मिल पाते। सरकार चाहे तो फिल्मों की क्वालिटी सुधारने के लिए ध्यान दे, फिल्मों के स्तर को बढ़ाने के लिए ध्यान दे, जो रचनात्मक लोग हैं उन्हें आगे लाने के लिए काम करे, और फिल्मों का उपयोग इस देश के हित में करे कि भारत कितना डाइवर्सिटी वाला देश है, कितने अच्छे लोग इस देश के हैं, कितना बहुरंगी देश है। जैसे केरल अपने आप में देश का एक अच्छा राज्य है, हरितिमा है, पहाड़ है, समंदर है, सब कुछ है, लेकिन इस फिल्म में जो दृष्टि दिखाई गई है केरल की, वो एक काले पक्ष को दिखाया गया है। तो केरल की अच्छी बातें हों तो भारतीय फिल्मों की अच्छी बातें हैं वो दुनिया जाने, और हमारे कलाकार विश्व स्तर पर, हमारे अभिनेता निर्देशक विश्व स्तर पर पहचाने जाएं, लोग उनको सितारा माने, दुनिया माने, हम तो मानते हैं। तब मुझे लगता है कि हमारी फिल्में वास्तव में ये सरकार फिल्मों के लिए कुछ काम करेंगी। अमिताभ जी। जी बहुत शुक्रिया। सौम्या जी, आपकी संक्षिप्त टिप्पणी इसी विषय पर आप क्या सलाह देना चाहेंगी, क्या सुझाना चाहेंगी? एक बात जो मैं प्रकाश जी ने जो कहा उससे एक जुड़ी हुई बात कहना चाहती हूँ कि ये सरकार ये नहीं सोच रही है कि वो फिल्मों के लिए क्या करे, वो ये सोच रही है कि वो फिल्मों से अपने लिए क्या करवाए। वही एक्चुअल डिफरेंस है। और मुझे भी लगता है कि मतलब फिल्मों का वेस्टर्न एक स्पेस में रिएक्शन रखना वर्सेस गुड फिल्म्स, जस्ट अच्छी फिल्में बनाइए, इंस्टीट्यूट बनाइए, जो लोग फिल्में सोचना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, मेक इट इजियर फॉर देम। लेकिन जो पारिक साहब ने बात कही, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। जो लगता है कि मुश्किल है, लेकिन अगर मेजॉरिटी को ये समझाना है, जो बात मैं पहले रख रही थी कि विकल्प क्या है हमारे पास, अगर हमें मेजॉरिटी को ये समझाना है कि आप अब खतरे में है क्योंकि ये सरकार आपको अब खतरे में डाल रही है, वो हमें कैसे करना है, मुझे लगता है कि वी ऑल हैव टू सॉर्ट ऑफ पुट आवर हेड्स टुगेदर ऑन कि वो नैरेटिव बनाएं कैसे, वन, लेकिन वो नैरेटिव पहुंचाएं कैसे। अगर हम ये जो वेल ऑयल्ड मशीनरी है इस सरकार की और आरएसएस की, हम उसमें कहाँ ढूंढें चिंक्स इन द आर्मर, क्योंकि ये ऑनेस्टली जो आज हम राइटिंग ऑन द वॉल पढ़ रहे हैं, जो हमें लग रहा है कि आने वाला है, ये आ चुका है। और अगर ये आ चुका है तो घरों के अंदर से कॉन्वर्सेशन शुरू होगा। जब हम अपने पेरेंट्स को और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आई हुई सामान को ना, जो कहता है कि 72 उरे इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग रियलिटी, वो वहीं हमें सवाल उठाने होंगे। और सबसे ज्यादा ब्रेवरी का काम होता है घर के अंदर सवाल उठाना। लेकिन वो शायद अब सिचुएशन आ गई है क्योंकि देश हित के बारे में कोई नहीं सोच रहा, और ये सरकार हमें पलट के यही बोलेगी कि जो आप सोच रहे हैं वो देश हित क्यों है और जो हम सोच रहे हैं वो देश हित क्यों नहीं है, और उसका जवाब कहीं नहीं है। तो जो हमें लगता है वो बात उसी वक्त उसी माहौल में उन स्पेसेस में कहनी पड़ेगी जहां जो लोग इस जो आज की सरकार है और आरएसएस है उसकी सोच से वाबस्ता रखते हैं, उनके सामने ये बात कहनी पड़ेगी और फियरलेसली कहनी पड़ेगी। हमारे दोस्त जेल में, उसके बाद अगर ये जेल भरो आंदोलन भी होता है जहां जाना पड़े तो फिर जाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। अजय जी, आपके पास आ रहा हूँ अंतिम टिप्पणी के लिए, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का समय लगभग समाप्त हो चुका है। तो आपकी संक्षिप्त टिप्पणी, जो बात पारक साहब ने कही, प्रकाश जी ने कही और सौम्या जी ने कही, उसमें आप क्या जोड़ना चाहेंगे? नहीं, मैं तो बहुत आसान्वित हूँ। धनंजय की बात को थोड़ा अलग संदर्भ में ले लिया गया। धनंजय ने बिल्कुल सही कहा कि बी ग्रेड के फिल्म मेकर ही इनके साथ आए हैं। बी ग्रेड कहने का मतलब ये नहीं था कि एक ओम राउत का नाम ले लें या एक सैफ अली खान का नाम। मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा अभी भी इनके साथ नहीं गया है। आपको याद होगा, मोदी जी ने सारे फिल्मकारों को बुलाया था, उनके साथ मीटिंग की थी, उनको फिल्म बनाने के लिए कहा था। बावजूद इसके अभी तक कोई फिल्म नहीं बनी है मेन स्ट्रीम। अभी मैंने देखी फिल्म, कल देखी है मैंने, सत्य प्रेम की कथा, एक बहुत जरूरी मुद्दे पर बनी हुई फिल्म है, जो डेट रेप होता है उसके ऊपर बनी हुई फिल्म है। ऐसी फिल्में भी अगर आ रही हैं तो समाज को खोलने का काम कर रही हैं। हर चीज प्रोपेगेंडा और हर चीज पॉलिटिकल नहीं भी हो तो भी जस्ट सोसाइटी के लिए भी अगर कोई फिल्म आती है तो बेहतर फिल्म है। मैंने अभी नहीं देखी, जरा हट के जरा बच के, प्रकाश जी ने देखी है, पता नहीं उसका मैसेज क्या था, लेकिन मुझे लगता है वो भी कहीं परिवार और जो डिस्पैरिटी है उसको लेके चली थी फिल्म। तो मेरा मानना है कि मेन स्ट्रीम सिनेमा अभी भी इनके बहकावे में नहीं आया है और बहुत संभल के चल रहा है। वो कुछ लोग, एक स्ट्रीम दिख रही है कि ऐसा कर रहे हैं वो लोग, वो बहुत लिमिटेड लोग हैं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत बड़ा है क्योंकि बहुत उफन के चल रहे हैं, पहाड़ी झरने की तरह उफने हुए हैं एकदम।
बस यही बात कहनी थी मुझे। शुक्रिया। जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कह के इस चर्चा को मतलब एक अंतिम रूप दिया है कि जो लोग हैं वो मेनस्ट्रीम सिनेमा, अधिकांश मेनस्ट्रीम सिनेमा के साथ नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग संक्षिप्त माइनॉरिटी भी जो इस तरह से काम कर रही है, उसका प्रभाव बहुत बड़ा है। तो कहीं न कहीं जो बातें प्रकाश जी ने कही, पारख साहब ने कही और सौम्या जी ने कही और धनंजय जी ने भी कही, वो सारे के सारे उपाय हमको जो है वो जैसे हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं, इस तरह की राय को हमें और ज़्यादा इस तरह के आवाज़ों को और ज़्यादा बढ़ाना होगा, ताकि जो बात जो संदेश नकारात्मक जा सकता है, उसका प्रभाव कम किया जा सके। इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर इतनी बढ़िया बातचीत के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद और दर्शकों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इसको बहुत ध्यान से देखा और सुना और अगले हफ्ते हम फिर किसी नए विषय के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत नमस्कार। नमस्कार।